व्यूअर्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, तो क्या कर रहे हैं हम कि ये पूरा का पूरा एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, एक मिनी मैराथन करके, मतलब ये बेसिकली क्या है, 10-10 क्वेश्चंस के पूरा का पूरा सीट बनाएंगे और 10 क्वेश्चन का सीट एक एक चैप्टर वाइज, पूरा मिक्स अभी नहीं करेंगे, अभी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन मिनिमम हो जाएगा, तो फिर दूसरा चैप्टर लेंगे और फिर ऐसा करते करते सबका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पूरा पूरा ग्रैंड लेवल पे मैराथन टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, सारे चैप्टर्स के मिला के। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, हम उसका जिस स्कोरिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि अभी का टाइम क्या है, आप अगर मान लो अभी से भी शुरुआत करोगे, तो अभी से शुरुआत करोगे तो जो जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको भी कवर कर लोगे, तो कम से कम नंबर ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो आपको क्या है, एक स्कोरिंग चैप्टर का सब एक स्कोर चार्ट अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपके लिए एक स्कोर चार्ट भी क्या करते हैं बना के, मतलब बना दूंगी, वो भी आपको अपलोड कर दूंगी। आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, जितने नंबर जितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ठीक है, अगली बार मतलब एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स भी क्या करूंगी मैं, चार्ट वाला ही बना के आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, आप शॉर्ट्स देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी हाईली स्कोरिंग है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट फिजियोलॉजी, बेसिकली फिजियोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पहले ह्यूमन, फिर ह्यूमन खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्लांट्स, मतलब या फिर अगर आपको करना है तो आप ये भी, अगर आपको चाहिए कि एक ह्यूमन एक प्लांट, तो आप दो ये भी बता सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ कि आपको दोनों को मर्ज करके कर दूँ। मर्ज करने का मतलब अल्टरनेट कह सकते हैं कि एक दिन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊँ तो एक दिन प्लांट फिजियोलॉजी बनाऊँ। क्वेश्चन में बता सकती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन चैप्टर से। डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा। अभी इसमें क्या करेंगे, हम बस क्वेश्चन रिलेट करेंगे। क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, क्वेश्चन के बाद क्या होता है, आपको क्वेश्चन से रिलेट करके मैं समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि बस आंसर, उससे रिलेटेड टॉपिक जो होंगे सब इसमें क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जहाँ पे बेसिकली उसी क्वेश्चन को लेंगे जिसमें मोर कैलकुलेशन है, रीडिंग वाली है, जो ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता है, ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी सब चैप्टर नंबर 1 मीन्स हो गया आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, ये सब आपका कौन से चैप्टर का है ये आपको पता था, मैंने पहले लिखवा दिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, विच सेल मस्ट बी प्रेजेंट इन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। जो बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें से सेल है जो आपके क्या है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो म्यूकस सिक्रेट होती है वो कौन सा सेल है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपका गॉबलेट सेल, पैनिथ सेल, ऑक्सिनेटिक सेल और पेप्टिक सेल, ये आपको एग्जाम्पल दिए, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सिनेटिक सेल क्या सिक्रेट करती है आपके, इसी को दूसरा पैराइटल सेल भी बोलते हैं। ये सेल आपको उससे क्या HCl वगैरह सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। उसके बाद पेप्टिक सेल जो है पेप्सिडोजन सिक्रेट करता है। उसके बाद पैनिथ सेल, दोबारा पैनिथ और ये सेल भी होगी साथ में, सेल छूट क्या है, ठीक है, पैनिथ सेल, ये भी दूसरा चीज सिक्रेट किया। गॉबलेट सेल जो होती है वही हमारा क्या सिक्रेट करता है, यही हमारा म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन में यही गॉबलेट सेल हमारी हेल्प कराती है। ठीक है, पूरा कहते हैं कि एक क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा सेल्स जो है वो गॉबलेट जैसा, गुब्बारा जैसा, बलून जैसा बन जाता है, जिसके अंदर से क्या एक तरीके से मटका समझ सकते हो, उस मटका जैसा बन जाता है, जिसमें से क्या है आराम से म्यूकस का सिक्रेशन होता रहेगा। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है। म्यूकस क्या होता है, जितने भी फ्लूइडी पार्टिकल्स होते हैं आपके बॉडीज में, चिपचिपी फ्लूइड होता है प्लस चिपचिपी, जैसे कि नाक में होती है, बॉडीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है, वो सब जो म्यूकस आता है। समझ गए म्यूकस क्या होता है, उसका बस समझ आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लोअरकोन सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। इसमें से कौन सा ऑप्शन में है कि पैनिथ सेल, जाइमोजेन सेल, कफर सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल, इन सब में से कौन सा है जो आपका क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवर का जो सेल है जो एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रेट करता है। मतलब जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया जाएगी तो उसको खा जाएगा। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी पार्टी मतलब अगेंस्ट वाली पार्टी, वो बैक्टीरिया को क्या करेगी, पूरी तरह से सत्यानाश कर देगा, खत्म कर देगा, आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, पैनिथ सेल। ठीक है, ये पैनिथ सेल जो होती है आपको क्या करती है,
सिक्रेट करेगी बॉडी में से एंटीबैक्टीरियल, और जैसे भी आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज वगैरह आपके बॉडी में आएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में आएगा, उस बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल कर देगा। समझ गया? चलिए, दोनों का क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन नोट करना है, कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट इनटू डिओडेनम। बोला जा रहा है कि हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट को डिओडेनम में जाने से कौन सा जो गार्ड करता है, मतलब दोनों के बीच में कौन सा एक दरवाजा है, गार्ड है, उसका नाम। तो आपको पता होना चाहिए गार्ड क्या होता है। गार्ड एक तरीके का दोनों के बीच में क्या, जैसे कि आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, दोनों के रूम में जाने के लिए एक दरवाजा होती है ना बीच में, वैसे ही एक गार्ड बनी होती है जो होता है आपको इसोफेगस से स्टमक में आने के लिए भी एक गार्ड होता है। फिर सेम स्टमक में से जैसे आपका फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, तो फूड पाइप से आपके पेट में जो खाना आएगा तो उसके बीच में एक गार्ड होता है, दरवाजा होता है। ये दरवाजा इसलिए होता है कि वो बैक फ्लो ना कर जाए, सीधे ढोता जाएगा तो बिना दरवाजा के क्या कोई भी घुस जाएगी। अब घुसने के बाद थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा, उल्टे पुल्टे हो गए तो वापस रिटर्न भी तो चली जाएगी, इसीलिए दरवाजा जैसा होता है। ठीक है, तो वो गार्ड उसको बोलते हैं। तो गार्ड का मतलब समझ आ गया, डोर लाइक एक होता है। गार्ड का मतलब ही क्या बोलते हैं, जो गार्ड पे आपको दरवान जिसको बोलते हो वैसे रहते हो रखवाली करने के लिए, तो वैसा ही रहता है। तो वो वाली होती है जो आपको बोला जा रहा है, तो ये वाली जो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट से निकलता है और आपका इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन के पहला वाला पोर्शन, पहला वाला पार्ट में, जिसको डिओडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन होता है, पहला ऑप्शन दिया है आपका पाइलोरिक स्पिंचर, सेकंड ऑप्शन दिया है स्पिंचर ऑफ वटाई, थर्ड दिया है सेमिनुलर वाल्व, और तीसरा दिया फोर्थ दिया हुआ है इलियोसिकल वाल्व। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिंच पाइलोरिक आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि पाइलोरिक जो एक पोर्शन होती है, जो स्टमक का एक लास्ट वाला पार्ट होता है। स्टमक में 4 पार्ट होते हैं ना, फंडस, बॉडी और क्या बोलते हैं उसको, कार्डिक और पाइलोरिक। तो जो लास्ट वाली पोर्शन होती है पाइलोरिक, तो वो पाइलोरिक स्पिंचर वही लगाता है। तो जो पेट में से लास्ट वाली पोर्शन निकलेगी तो उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। समझ गए? और दूसरा है जो आपका ये स्टमक में से रिलीज होकर डिओडेनम में जाएगा, तो उस वाले को पाइलोरिक स्पिंचर। तो ये तो होगा नहीं, स्पिंचर ऑफ वोडाई यही आंसर होगा। जो स्पिंचर ऑफ वोडाई होती है, जो क्या होता है आपको, ये हिपैटोपैनक्रिएटिक वाल्व में प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब देखिए चौथा ऑप्शन, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्किप इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन को निकालने के लिए एक्सक्लूजन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? पाइलोरिक स्पिंचर पाइलोरिक का पार्ट है तो ये पक्के से नहीं होगा। सेकंड के आप देखो इलियोसिकल वाल्व जो होती है रेक्टम वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम वाले पोर्शन में बोलता है सीकम जो रेक्टम का पोर्शन होता है उसी में प्रेजेंट होता है वाल्व, जिसको बैक फ्लो ऑफ योर वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है रेक्टम में स्टोर हो गया, तो रेक्टम में स्टोर होने के बाद फिर बैक फ्लो करके लार्ज इंटेस्टाइन के और पोर्शन में ना चला जाए, इसके लिए वहां पे एक दरवाजा होता है। समझ गए? तो ये वाला ऑप्शन भी आप क्या है, नहीं होगा। अब बच गया आपका सी, देखिए सेमी लूनर वाल्व। तो ये जो सेमी लूनर वाल्व होती है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये हार्ट वाले सिस्टम, ये कार्डिक वाला सिस्टम, हार्ट वाले सिस्टम से रिलेट कर रहा है, तो स्टमक में तो इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। समझ गए? अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सक्कस इंटेरिकस इज रेफर टू एज, सक्कर इंटेरिकस जो होती है ये होता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको इंटेस्टाइनल जूस, जितने भी इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। बोला जा रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिया है, उस 4 ऑप्शन में से क्या है कि एक ऐसा बीमारी है जो क्या डाइजेशन की वजह से नहीं होता, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे नहीं होगा, बाकी तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में पहला दिया है टेटनस, दूसरा डायरिया, तीसरा जॉन्डिस और चौथा डिसेंट्री। तो देखिए आपको पता होना चाहिए डायरिया क्या है, आपको खाने की वजह से ही होता है कि अगर आप गंदा खाना खाओ या गंदा पानी पीते हो उसकी वजह से आपको डायरिया हो जाती है। जॉन्डिस भी सेम है, लीवर में क्या हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज भी खा लोगी तो आपका लीवर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी पीली पड़ जाती है। ठीक है, पीलिया जिसको कहते हैं। डिसेंट्री भी सेम है, आपको क्या हो जाता है कि इस केस में भी अगर एबनॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं या फिर गंदा कुछ पोल्यूटेड वगैरह खाना खाते हैं, मिक्स्ड खाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं अनवांटेड चीज कुछ खा लेते हो तो उससे क्या हो जाएगी, अनहाइजीनिक जिसको बोलते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा। टेटनस एक बीमारी है जो आपके खाने पीने से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, टेटनस जो होती है आप कुछ भी गंदा मतलब वो अनहाइजीनिक खाना वगैरह खा लो, कुछ खा लो, उससे रिलेटेड नहीं होता है, टेटनस का अलग चीज होता है। समझ गए? चलिए
अब है तीसरा, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका कि ए। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, ए ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कनाल। बोला जा रहा है नीचे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऐसा ग्लैंड है जो आपको एलिमेंट्री कनाल में नहीं पाए जाएंगे। बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, डाइजेशन में ग्लैंड सहायता नहीं करती। देखिए, तो पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज, दूसरा है एड्रिनल, तीसरा लीवर एंड चौथा सलाइवा, सेलिब्री ग्लैंड। तो पैनक्रियाज है ही आपका, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है हमारी, ये हार्मोनल ग्लैंड है। ये हमारा कौन सा ग्लैंड है, ये हार्मोनल ग्लैंड है। बाकी सब जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड वगैरह वगैरह, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका आंसर तो यही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हार्मोनल ग्लैंड है। लीवर भी आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, सेलिब्री ग्लैंड भी। सेलिब्री ग्लैंड तो सबसे नंबर 1 वाली ग्लैंड है, फिर नीचे जैसे जैसे बढ़ोगे तो वैसे आपको सारे ग्लैंड मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 नंबर का बी, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉज ऑफ इंडाइजेशन। जो इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन को हिंदी में अपच बोलते हैं, मतलब ओवर ईट, ज़्यादा खा लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, पचता नहीं है ज़्यादा, और पेट आपका हेवी हेवी सा रहेगा, बहुत ज़्यादा भारी भरकम जैसा लगता है, कि पूरा ऐसा लगेगा ना कि पूरा चढ़ा हुआ है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा, पेट हमेशा हेवी हेवी लगेगी, भारी हुई लगती रहती है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है, मेन, ठीक है, एंग्जाइटी। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ मात्रा में कहीं परेशान वगैरह होते हो, ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हो, तो उस बेचैनी वगैरह के केस में भी आपको क्या है, इंडाइजेशन होता है। दूसरा, फूड पॉइजनिंग, अगर आप कुछ चाट पकौड़े बाहर से खा लो, कोई गोलगप्पे खा लो, जो उसमें फूड पॉइजन हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपको इंडाइजेशन हो जाता है। अब ओवर ईटिंग, अगर ज़्यादा खा ली, मतलब मान लो कि 2 रोटी खानी है, लेकिन अगर आप 4 खा लेते हो तो उसमें भी क्या हो जाएगी, आपको इंडाइजेशन होने की संभावना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल। तीनों के तीनों ऑप्शन इसके क्या है सही है। अब है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। बोला जाए डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड विल बी अफेक्टेड इफ पीएच ऑफ स्टमक मेड 7। जैसे कि बोला जा रहा है कि अगर हमने 7 स्टमक का पीएच 7 हो गया तो आपका इन सब में से कौन सा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। फैट के जरिए डाइजेशन में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में बेसिकली क्या होता है, स्टमक का पीएच आपको होता है बेसिकली होना चाहिए 1.8, क्योंकि हाईली एसिडिक होती है स्टमक। क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। तो प्रोटीन में जो होगी, प्रोटीन को आपको डाइजेस्ट होने के लिए, इसको डाइजेस्ट होने के लिए आपको क्या है, हाईली अल्कलाइन होना चाहिए, हाईली एसिडिक होना चाहिए, नॉट अल्कलाइन, एसिडिक, अल्कलाइन बुला गया हमको, हाईली एसिडिक होना चाहिए। हाईली एसिडिक मीन्स लगभग 1.8 के लगभग उसका पीएच होना चाहिए, तभी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका विटामिन है, ये भी हो जाएगा, और ये फैट है, तो ये तीनों तो आराम से हो ही जाएगी। फैट तो लिखा ही है, लेकिन अब प्रोटीन होने में क्या करेगी, इसको समस्या आएगी, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए, तो आपका क्या है, अभी आज के टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया आज ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पेप्सिन एक्टिन। पेप्सिन अभी हमने बोला कि क्या है, कि इस प्रोटीन, पेप्सिन बेसिकली क्यों यूज होता है, पेप्सिन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन हमारी सहायता करती है, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन हमारी सहायता करती है। आपको बोला जा रहा है, अभी आपको पता ही है कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन जो है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, डाइजेशन का मतलब तोड़ने में हेल्प कराता है। तो प्रोटीन डाइजेशन अभी हमने देखा कि 1.8 पीएच होना चाहिए किसका, प्रोटीन के डाइजेशन वाले एंजाइम का, ठीक है। तो वो पीएच ऑब्वियस सी बात है 1.8 कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब पीएच 7 से ज़्यादा, एसिडिक मीडियम मतलब पीएच 7 से कम, ठीक है। और न्यूट्रल मीडियम उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या है, इसका पीएच हो गया 7, इसका पीएच हो गया मोर देन 7, इसका पीएच हो जाएगी लेस देन 7। समझ गया, 7 पीएच, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो उसको बेसिक मीडियम बोलेंगे, पीएच 7 से कम है तो उसको एसिडिक मीडियम बोलेंगे, पीएच 7 है तो न्यूट्रल मीडियम बोलेंगे। समझ आ गया। चलिए, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, ऑप्शन बी आंसर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली डिप्राइव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए चाइल्ड
ह्यूमन का और फिर ह्यूमन चाइल्ड, ये याद रखिएगा, ऑप्शन में कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं आपको। डेंटल एक नॉर्मल जो आपको एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है वो तो दिया ही रहता है फिक्स, तो क्या करते हैं लोग सीधे डेंटल फार्मूला देखेंगे, क्या डेंटल फार्मूला देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे आगे, तो सीधा आंसर टिक लगा देंगे 2 1 2 3। ठीक है, तो देखिए ये वाला आंसर लगा देंगे 2 1 2 3, जबकि आंसर अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए डेंटल फार्मूला है जो आपका, तो उसमें क्या होता है, ये होता है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर बाय इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यही होता है। तो ये चाइल्ड में जो होती है प्रीमोलर वाला स्टेज जो होता है टीथ, वो फॉर्मेशन नहीं होता है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता है। ये जो होता है इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर वाला दांत नहीं होता है और मोलर का एक दांत नहीं होता है। समझ लो, ये एक सॉकेट को बताता है। ऐसा ऐसा इंटू अगर 4 कर देते हैं हम, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ, दांत हमारे जितने दांत हैं वो टोटल नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखो, देखिए जैसे कि मेरा ही है, तो ये एक साइड का, ये अगर एक साइड इस साइड से मैं दिखाऊं तो इस साइड वाली यहाँ से जो सेक्शन है, ये वाली ऊपर वाली जो सेक्शन है, तो एक सॉकेट हुआ, फिर ऐसा सेम सेक्शन इस साइड भी होगा, तो एक दो सॉकेट हो गया, और फिर ये 3 और एक 4, तो ये हाफ पोर्शन का आधा, मतलब एक का आधा आधा, तो मतलब हो गया एक ऊपर वाला सॉकेट का है अपर जॉ का, अपर जॉ को मतलब को 2 भाग में बांटते हैं, फिर लोअर जॉ को 2 भाग में बांटते हैं, उसका पोर्शन दिखाता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला होती है वो एक साइड का, मतलब कोई भी ले लो, लोअर अपर मैटर नहीं करता, बट ये एक साइड का सॉकेट दिखाता है, इसलिए हमने इंटू 4 करी। ठीक है, तो आप इसको अगर एडल्ट वाले केस में होते हैं तो एडल्ट वाले का ये होता है, ये एडल्ट वालों का होता है जिसमें सारे टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 1 2 3 2 1 2 3, इसको कर दोगे टोटल, तो ऊपर दांत जोड़ दो, नीचे का दांत जोड़ दो, तो 2 पूरे जोड़ के आपको कितना आ जाएगा 32। समझ गया? इसमें काट कूट नहीं करते, आप समझ आ गया? अब देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों में प्रीमोलर टीथ और मोलर टीथ, अब लिख लीजिए। चाइल्ड में क्या होता है, इन चाइल्ड प्रीमोलर टीथ and last molar teeth tooth, ठीक है, is absent, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। समझ गए? तो प्रीमोलर टीथ कितनी होती है हमारी 2 1 2 3, तो देखो प्रीमोलर टीथ एरिया वाली थी, यहाँ पे देखिए अगर नहीं दिखेगा छोटा इसलिए नहीं, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो ये वाला बच्चों में एब्सेंट होगा और इसका एक एब्सेंट होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 वाला पहले ढूंढिए, कहाँ पे 0 है, तो यही, ये सीधे अगर 0 नहीं भी दे रहा था, अगर यहाँ पे 2 1 0 2 लिखा की जगह 3 लिखा रहता तब भी आप कंफ्यूज कर सकते थे। तो पहले 0 वाला तो ये होगा, अब इसमें से एक दांत खत्म, तो 2 1 0 2 2 1 0 2, समझ गया? तो ये आंसर आपका ये होगा। समझ आ गया? बच्चों के दांत टीथ के कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं बच्चों में, जो छोटे मतलब ह्यूमन एंड चाइल्ड में होते हैं 20 टीथ होते हैं, उसमें से 12 टीथ क्या होता है जो बाद में प्रीमोलर के ये आपका स्टेज होती है उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे काउंट कर लीजिए, ऊपर का कितना हुआ, 2 2 2 2 2 2, 4 हुए, 4 हो गया, और उसके बाद क्या है आपका फिर 1 1 1 1 हो गया। तो वैसे ही काउंट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 4 4 2 6 8 8 हो गए, क्योंकि 2 2 2 2, तो ये आपका प्रीमोलर 8 हो जाएगा और 3 आपका उसका क्या है 4 मोलर हो जाएगा, तो 8 4 12। समझ गए? जो प्रीमोलर टीथ होते हैं इसी को जोड़ लीजिए ना, ये 2 2 4 हुए और वैसे वैसे 4 है तो 4 मतलब पूरा हो जाएगा, तो 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, तो वो काउंट कर लीजिए तो 12 टीथ। तो 12 टीथ जो होती हैं वो बाद में आता है, एडल्ट में 12 साल के बाद। समझ गए? चलिए, आज का आपका हो गया यही तक, नोट कर लीजिए इसको। आज हम तो यहीं तक पढ़ेंगे, 10 का ही करेंगे, क्योंकि 10 का करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है, कि आपको ज़्यादा एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन लिखते हूँ उसके पास उसको एक एक ऑप्शन को डिटेल में देखना है कि अगर ये ऑप्शन आ गया तो आखिर क्यों आया, अगर नहीं आया आंसर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सब देखना है। ठीक है, चलिए। अगर आप ऐसा और वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस, और कमेंट में लिखिए कि ये अगर आपको सही लग रहा है, ठीक है, नहीं तो अगर आप इससे भी ज़्यादा बेहतर चाहते हैं कि इससे भी हार्ड दूँ, या फिर क्या बोलते हैं इससे भी ज़्यादा एलेबोरेट करके और ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ, तो ये सब आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसा मतलब पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो वो सब मैं कोशिश करूँगी कि आपको, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ, आपको समझ नहीं आया तो ये वेस्ट है ना, कि अगर आपको ही समझ नहीं आया तो मेरा पढ़ाया हुआ वेस्ट हुआ। तो आपको जिस तरीके से लगे, अगर नहीं समझ आया तो आप रिटर्न में मुझे कह सकते हैं कि मैं और ज़्यादा अपने आप को तैयार करूँगी। ठीक है।
चलिए ओके, आज के लिए इतना ही है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सारे दोस्तों में, कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं सब सर्कल में आप डिस्कस भी कर सकते हो क्वेश्चंस, कि जैसे कि मान लो नॉर्मल से आप छोटे अपने भाई बहन के दांत देख लो, आपका छोटा अगर कोई भाई बहन है तो उसको दांत बोलो कि तुम्हारे कितने दांत है, काउंट करके बताएगा। या फिर आप एज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, तीत का काउंट कर सकते हो, फिर उसको देख लेना कि उसमें प्री मोलर वाले तीत नहीं होंगे एक भी, ठीक है। तो ये सब देख के आप, ये सब ज़्यादा इंटरेस्टिंग जग जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए ओके बाय।